हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। मैं पहले भी इस कंपनी के बारे में कवर कर चुका हूँ और मुझे बार बार कमेंट आते हैं कि इस कंपनी के बारे में मैं फिर से वीडियो बनाऊँ। देखिए, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, अगर 1 ईयर का इसमें आप चार्ट पैटर्न देखोगे, कंटिन्यूसली ये स्टॉक आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आपने करेंटली इसमें अगर आपने फ्रेश एंट्री की है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और आपको कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आपके आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। किस तरीके से आपको पहले कंपनी जो है पहले बहुत ऊपर जाती हुई देखने को मिली, ऑलमोस्ट 90 के लेवल को ये टच कर गई थी, फिर उसके बाद ये नीचे आती गई। अब जब भी नीचे आई और थोड़ा सा इसमें अपसाइड मूव देखने को मिला, थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा देखने को मिला, लोग कहते हैं यहाँ पे खरीद लो, ये और ऊपर जाने वाली है, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है, कंपनी और नीचे आ जाती है। फिर थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, लोग कहें खरीद लो, लोगों ने खरीदे, कई लोग 63 पे खरीदे हैं, 65 पे खरीदे हैं, 50 पे खरीदे हैं, लेकिन जो अभी आप देखोगे स्टॉक ये 30 से नीचे आ चुका है। तो इन लोगों का तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 60 या 50% तो यहाँ पे मनी जा चुकी है, मार्केट यहाँ पे मनी ले चुका है। 60 और 50% बहुत ज़्यादा मनी हो जाती है, और कई लोग तो 70 के लेवल पे यहाँ पे ख़रीदे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो चुका है, और मुझे तो ताज्जुब होता है कि ये लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, इन्होंने जिनके कहने पर भी कंपनी में एंट्री ली है, और उसने अगर स्टॉप लॉस इन्हें नहीं दिए थे, अगर स्टॉप लॉस के लेवल नहीं बताए थे, तो ये बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ। सॉरी बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से कि आपको ये सारी कंडीशन में फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कोई भी स्टॉक में अगर हम एंट्री लेते हैं, फिर चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके कैपिटल को लूज़ होने से बचाता है। तो देखिए, जब भी आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, हमेशा आपको सजेस्ट किया जाता है कि खरीद लो, ये और ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी के साथ फिर से उल्टा होता है, ये नीचे ही आता जाता है, फिर से ये नीचे आता जाता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे ये कंपनी अब तो इस लेवल को भी तोड़ चुकी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में हम सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो इस वीडियो को, अगर टाइम नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, इसे वॉच लेटर में डाल दीजिए, वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले तब आप देखिएगा, क्योंकि अच्छे से मैं आपको लेवल समझाने वाला हूँ, और ये आपका काम है कि अच्छे से समझ लो, जिससे कि कोई भी आपको डाउट ना रह जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मरीन इलेक्ट्रिकल्स, और जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रिकल्स की ये कंपनी आपको देखने को मिलती है। और क्या करती है ये, देखिए बहुत सारी ये काम करती है। अगर देखें तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी क्या करने से, स्विच बनाने से। स्विच जो आप लाइट ओपन ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो वो स्विच ये कंपनी स्टार्ट हुई थी बनाने से। फिर आप देखोगे धीरे धीरे ये शिपयार्ड बनाने लगी, अब तो शिपयार्ड के पार्ट्स भी ये बनाने लगी, रिपेयरिंग भी करने लगी। कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे कंपनी ग्रो कर रही थी, और ये जो फील्ड आप देखोगे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में भी काम करती है, इंफॉर्मेशन में भी काम करती है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस में भी ये कंपनी काम करती है। ऑटोमेशन क्या होते हैं भाई, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब भी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकली ऑटोमेट होती है उसे कहते हैं ऑटोमेशन। इलेक्ट्रिकली ऑटोमेट होने का मतलब क्या होता है, आपने स्विच ऑन किया और यहाँ पे लाइट ऑन हो गई, स्विच ऑन किया यहाँ पे फ़ैन ऑन हो गया। रेगुलेटर जो होता है, आपने इसे रोटेट किया और यहाँ पे फ़ैन की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन। यहाँ पे आपका इंटरनेट यूज नहीं होता है, क्योंकि देखिए कई लोग सोचते हैं ये तो एआई हो गया है, ये एआई में क्या होता है, इंटरनेट यूज होता है, लेकिन इसमें इंटरनेट यूज नहीं होता। आपने रेगुलेटर को रोटेट किया, फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, तो इसे इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन कहते हैं। तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया कि किस तरीके से आपको कंपनी देखने को मिलती है। पहले स्विच गियर बनाती थी ये, फिर धीरे धीरे शिप में ये कंपनी काम करने लगी। पहले गवर्नमेंट के शिप में काम करती थी, अब धीरे धीरे ये कंपनी प्राइवेटली भी काम करने लगी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के शिप का ये काम करती है, और शिप के जो पार्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। तो मरीन इलेक्ट्रिकल्स की ये आप देखोगे प्रोफाइल इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर एनालाइज करें कंपनी को, तो आप जो पॉइंट देखोगे, जो स्ट्रेंथ देखोगे कंपनी के स्टॉक में, तो ये जो कंपनी है कंटिन्यूसली अपना जो डेप्ट है, बोरोइंग जो है धीरे धीरे ख़त्म कर रही है, रिड्यूस इन्हें कर रही है, क्योंकि ये डेप्ट फ्री होना चाहती है ये कंपनी। कंपनी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि गुड क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा,
और जो कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें देखने को मिला है। तो ये दोनों चीज़ें स्ट्रेंथ में आपको देखने को मिलेंगी। कॉन्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं कि जो सेल्स हैं बहुत ही यहाँ पे कम देखने को मिली, बहुत ही यहाँ पे पुअर देखने को मिली है। और ये 1-2 साल का डेटा नहीं है, पूरे 5 साल का डेटा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हमें देखने को मिला है। जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन इसका रीज़न ये भी है, क्योंकि आप देखोगे सिर्फ ये नहीं है कि आप जिस तरीके से मोबाइल ख़रीदते हो, फिर आपके पड़ोसी मोबाइल ख़रीदते हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में यहाँ पे मोबाइल बाइंग चलती है। लेकिन सिप जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं खरीदे जाते, कम आपको देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू एनी व्हीकल। तो सिप आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो इनमें उतना ही काम रहता है। जैसे गवर्नमेंट के पास अगर 10 सिप में, तो 10 सिप में जितना काम होगा उतना ही कंपनी को मिलेगा, तो वो सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। फिर प्राइवेट अगर 10 सिप और हैं तो इसका काम कंपनी देखेगी। तो जो सेल्स हैं, मान लीजिए 20 अगर सेल्स इस साल हैं और ये जो नंबर्स हैं सिप के वो भी सेम रहती हैं, तो 20 सेल ही अगली साल रहेंगी, फिर उसके अगले साल भी 20 सेल रहेंगी। तो इसी वजह से आप देखोगे जो सेल्स हैं वो आपको पुअर देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो सिप का नंबर है वो भी सेम है, तो सेल्स भी तो सेम होंगी। क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 से 15 नहीं हो रहा, 15 से 20 नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सेल्स किस तरीके से ज़्यादा हो जाएंगी। लास्ट 3 ईयर का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये भी आपको कम देखने को मिलता है, 6.43% देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो ये आपको 6.34% देखने को मिलता है ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कंपनी की तरफ से। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर्स हैं वो थोड़े आपको बैलेंस नहीं देखने को मिलते हैं, यानी कि अनबैलेंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप सेल्स देखोगे 91 करोड़ की, एक्सपेंसेस 86 करोड़ के, 63 करोड़ की सेल्स, 55 करोड़ के एक्सपेंसेस। आप देखोगे 89 करोड़ के 77 करोड़ के एक्सपेंसेस, 65 करोड़ की सेल्स 61 करोड़ के एक्सपेंसेस, 107 करोड़ की सेल्स 99 करोड़ के एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी को, जो सेल्स होती हैं उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 5 से 6 करोड़ का अंतर ही रहता है। और ये जो सेल्स हैं, एक्सपेंसेस आपको 5 से 6 करोड़ के अंतर में ही देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है ये कंपनी। जिस तरीके से आप देखोगे IRFC या और भी बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलती है, इनका जो आप सेल्स और एक्सपेंसेस देखोगे ये काफ़ी बैलेंस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि इसके आपको अनबैलेंस देखने को मिलते हैं। अदर इनकम की बात करें तो सितंबर 2021 में आप देखोगे अदर इनकम की जनरेट जो हुई है 1.71 करोड़ यहाँ पे इनकम जनरेट हुई है अदर इनकम से। तो ये आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि अदर सोर्सेज भी हैं कंपनी के पास जिनसे कि इनकम जनरेट होती है। इंटरेस्ट कंपनी पे करती है 1.74 करोड़। और अगर सब कुछ कॉस्ट हटा दिया जाए, डेप्रिसिएशन टैक्स वगैरह सब निकाल दिए जाए, तो नेट प्रॉफिट आप जो देखोगे 3.8 यानी कि 3.81 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट जनरेट होता है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 0.46 करोड़ का यहाँ पे जो नेट इनकम है वो जनरेट होती है। अगर आप देखोगे उससे पहले मार्च 2021 में आप देखो नेट प्रॉफिट जो है 6.75 करोड़ का यहाँ पे जनरेट होता है। तो ओवर द ईयर अगर आप बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में ही रही है। और उससे पहले अगर बात करें जून 2020 में तो यहाँ पे आपको लॉस में देखने को मिली थी, और उससे पहले दिसंबर 2019 में भी ये लॉस में देखने को मिली थी। तो अगर 3 सालों के डेटा की बात करें तो कंपनी आप देखोगे ओवरऑल बस 2 क्वार्टर में आपको माइनस में देखने को मिली है, यानी कि लॉस में देखने को मिली है। अदरवाइज ये कंपनी आपको प्रॉफिट में ही देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिवली आपको नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे। आप सोचो कि यहाँ पे 50-60 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर कंपनी जो है प्रॉफिट में ही रहती है ऑलमोस्ट। प्रॉफिट की अगर बात करें तो आप देखोगे जो अगर ईयर की बात करें तो 2016 में 9 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ 2017 में, 16 करोड़ 2018 में, 9 करोड़ 19 में, 6 करोड़ 20 में, 13 करोड़ 21 में, और जो करंटली आप देखोगे 15 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। तो ओवर द ईयर अगर आप बात करोगे ईयर ऑन ईयर कंपनी जो है प्रॉफिट में ही रही है, हमेशा प्रॉफिट जनरेट किया है इस कंपनी ने। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे जो देखेंगे प्रॉफिट और लॉस आपको देखने को मिलते हैं। बात करें अगर बैलेंस शीट की तो ये आप देखोगे काफ़ी अच्छी आपको बैलेंस शीट देखने को मिलती है। अगर शेयर कैपिटल देखें तो 25 करोड़ का देखने को मिलता है। रिजर्व जो है कंपनी के पास 141 करोड़ के हैं। बोरोइंग जो है यानी कि उधारी जो है कंपनी के ऊपर ये आपको 32 करोड़ की देखने को मिलती है,
जो कि 32 करोड़ को ये कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं, 141 करोड़ के रिजर्व हैं। तो 32 करोड़ ख़त्म कभी भी कंपनी कर सकती है, लेकिन जो रिजर्व होते हैं उन्हें हमें संभाल के रखना होता है, क्योंकि ये मुसीबत में काम में आते हैं। और जो बोरिंग है वो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे कम कर रही है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि डेप्ट कम से कम किया जाए, और ये अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कंपनी की तरफ से। अगर कैश फ्लो की बात करें तो ये आपको ज़रूर माइनस में देखने को मिलेगा, जो कि -3 करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये अगर देखोगे एक क्वार्टर आपको माइनस में देखने को मिलता है, अगले क्वार्टरली अगर आप देखोगे अगले ईयर की बात हो रही है तो ये आपको प्लस में देखने को मिलेगा। फिर अगर मार्च 2019 की बात करें तो माइनस में है, मार्च 2020 की बात करें तो ये प्लस में है, फिर मार्च 2021 की बात करें तो माइनस में है। तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात करें तो अगर ईयर को देखें तो 2017 में माइनस, 2018 में प्लस, 2019 में माइनस, 2020 में प्लस, 2021 में माइनस। तो हो सकता है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले आपको ईयर में ये प्लस में देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का जो कैश फ्लो आप देखोगे, नेट कैश फ्लो, ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें बार बार आपको माइनस प्लस ही देखने को मिलेगा, और जो कि होना चाहिए था आपको अच्छा यहाँ पे प्लस में देखना को मिलना चाहिए था। भले ही 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा नंबर हो, बस यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि जो कैश फ्लो है वो उसके नंबर अच्छे होने चाहिए। बात करें यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप जो देखोगे लास्ट 6 मंथ में जो प्रमोटर्स हैं ये आपको कांस्टेंट देखने को मिले। प्रमोटर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं 73.52%। तो प्रमोटर्स आपको अच्छे खासे इस कंपनी में देखने को मिलते हैं। और जो आप देखोगे म्यूचुअल फंड, इसमें 0% आपको देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 0%। तो इसमें केवल आपको प्रमोटर देखने को मिलेंगे और देखने को मिलेंगे रिटेलर्स, जो कि रिटेलर्स आपको देखने को मिलेंगे 26.48%। तो ये आपको डेटा देखने को मिलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जो प्रमोटर्स हैं उनको आप देखोगे कि इन्होंने जो शेयर्स हैं वो लो प्लेज किए हुए हैं। प्लेजिंग का मतलब क्या होता है कि जो शेयर हैं वो गिरवी रख देते हैं हम किसी थर्ड पर्सन के पास, कि आप मुझे इन शेयर के बदले कुछ रुपया दे दो, मुझे इस चीज़ में रुपया लग रहे हैं, आप मेरे शेयर रख लो। तो उसे कहते हैं प्लेजिंग, कि हम किसी तीसरे के पास या दूसरे के पास हम जो शेयर्स हैं वो गिरवी रख देते हैं और उनसे कुछ रुपया ले लेते हैं। तो ये आप देखोगे प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ये आप लो प्लेज देखोगे इनकी तरफ से, जो कि अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं सारे फंडामेंटल। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह की, तो आप देखोगे जो मार्केट कैप है ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। 329 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि जो ये कंपनी है ये आपको पेनी स्टॉक में देखने को मिलेगा। जो कंपनी का स्टॉक है ये पेनी स्टॉक में देखने को मिलेगा। और कंपनी बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे बहुत ही बड़े लेवल की कंपनी नहीं है। स्टॉक का पी रेशियो अगर देखें तो 22.4% आपको देखने को मिलेगा। 22.4 यहाँ पे पी देखने को आपको मिलता है। आर की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 12.1%। आर की बात करें तो 8.28% आपको आर देखने को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू की प्राइस है 13.5 रुपीज़, और करंट प्राइस जो चल रही है 26.8 रुपीज़ चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखोगे 2 टाइम्स यहाँ पे जो स्टॉक है ट्रेड कर रहा है। और जो 52 वीक का हाई देखोगे आपको 90 रुपीज़ हाई देखने को मिल रहा है, और 26 रुपीज़ यहाँ पे लो आपको देखने को मिल रहा है। जो कि आपको यहाँ पे देखोगे करंट मार्केट प्राइस जो है यही आपका 52 वीक का लो है, यानी कि कंपनी जो है लगातार लो पे लो बनाती जा रही है। और इसीलिए मैंने आपको लेवल्स अच्छे से समझाए हुए थे कि किस तरीके से आपको एक्शन लेना है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.74% आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलती है। एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये आपको ये देखने को मिलती है। तो ये देखा हमने किस तरीके से हमें सारा डेटा देखने को मिलता है, कंपनी के फंडामेंटल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो किस तरीके से देखने को मिलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आप बात करें चार्ट पैटर्न की, तो ये देखिए, ये आप देखोगे 2020 में जो अगस्त और सितंबर का मंथ था, इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट हो चुकी थी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल चुका था। फिर इसके क्या बाद क्या होता है, सितंबर में आप देखोगे बहुत ही ऊपर ये चला जाता है। सितंबर अक्टूबर में ये आपको ऑलमोस्ट देखोगे 35 रुपीज़ के पास में ये आपको देखने को मिलता है। फिर ये थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर से इसमें ब्रेकआउट पॉइंट आता है, कंसोलिडेट हुआ यहाँ पे और फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर आप देखोगे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ब्रेक डाउन देखने को मिला। तो इस तरीके से कंपनी ऊपर ऊपर जाते जाते 90 रुपीज़ का यहाँ पे हाई लगा देती है, और उस टाइम से फिर क्या होता है, स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है। अब जब भी स्टॉक गिरता है
तो देखोगे आप ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक नहीं कर पाई थी ऑलमोस्ट, आप देखोगे सितंबर तक। आप देखोगे जून मंथ से इसने सितंबर मंथ तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ही नहीं कर पाई, इसके ऊपर ये जा ही नहीं पाया, यानी कि स्टॉक जो था अब ये कमज़ोर हो चुका था। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी नहीं हुआ, नीचे ही आ रहा था और लोगों ने 60 रुपीज़ पे ख़रीद लिया, 63 रुपीज़ पे यहाँ पे ख़रीद लिया। कई लोग यहाँ पे ख़रीद के बैठे हुए हैं 72 रुपीज़ पे, आप देखोगे या लोगों की कमेंट आपको देखने को मिलेंगे कि सर मैंने इतने पे ख़रीदा है और एक एक हज़ार क्वांटिटी मैंने ख़रीद रखी है, अब इतना बहुत नीचे जा चुका है स्टॉक, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए पहले तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है, बिल्कुल ही आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए था, आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था कहीं 60 रुपीज़ पे। तो आपका जो मनी है केवल आप देखोगे ना ही कुछ परसेंट आपका मनी यहाँ पे लॉस होता। तो बहुत ही बेकार आपकी मुझे स्ट्रेटजी लगती है। और जिनके कहने से आपने इस कंपनी में रुपया लगाया है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा इन्हें स्टॉप लॉस बता दिया करें, अच्छे से समझा दिया करें कि किस तरीके से कंपनी जो है परफॉर्म करती है। और हर एक कंपनी आप देखोगे ये नहीं होती कि ऊपर ही चली जाए, और कोई भी कंपनी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती। किन्हीं कंपनी में आप देखोगे मैनेजमेंट बेकार होने की वजह से कंपनी नीचे आ जाती है, या अदर किसी पॉइंट की वजह से भी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो लगातार नीचे गिरता रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोग यहाँ पे बाई कर चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पे बाई कर चुके हैं, और इस लेवल पे तो लोगों ने हद ही कर दी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाय कर लिया था कि इसमें अब हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि नहीं मिला। अब नहीं मिला तो आपको स्टॉप लॉस पे यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन फिर से ये नीचे आ चुके हैं, अब धीरे धीरे और नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि ये आपको ट्रेंड लाइन जो है, जब तक ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, और आपने पूछा था कि क्या सर हम बाय कर सकते, तो मैंने इस लेवल पे आपको स्टॉप लॉस दिया था कि 29 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप इसके बीच में कहीं ख़रीदना चाहते हो। तो ये आपको स्टॉप लॉस दिया था मैंने, और टारगेट जो था वो तो अनलिमिटेड का था कि कहीं भी ये जाए, उससे कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। और जैसे ही अगर इसमें आप देखोगे कि 32 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता है, एक दो दिन ट्रेड करता है और अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है 34 रुपीज़ पे, तब आप इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर सकते हो, क्योंकि फिर इसमें आपको ज़्यादा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था आपको उसको भी ये ब्रेक कर चुका है स्टॉक। और फिर मैंने आपको 27 रुपीज़ का स्टॉप लॉस दिया था, मैंने अगली वीडियो जो बनाई थी आपको बता दिया था कि अब आपको क्या करना है। जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया बहुत बहुत अच्छी बात है, उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी बोला था, क्योंकि एक स्टेप वो आगे निकल चुके हैं। वो जो बिगिनर्स होते हैं उनसे वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं होते हैं, क्योंकि जो स्टॉप लॉस हमारा होता है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस लगा चुके हैं तो उसको हमें एग्जिट करना चाहिए उसी टाइम पे, जिस भी स्टॉक में आप देखोगे स्टॉप लॉस हिट होता है हमें एग्जिट करना है। दैट्स इट। हमें क्या करना है, अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे एग्जिट कर जाओ स्टॉक से, कोई ज़रूरत नहीं है अब उसमें लंबा टाइम रहने के लिए। फिर क्या हुआ, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमने कुछ ने यहाँ पे स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर दिया था, कुछ ने नहीं किया था। तो फिर मैंने उन्हें लेवल दिया कि ठीक है 27 लेवल पे अगर ये ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे एग्जिट कर देना, 1 से 2 दिन यहाँ पे ट्रेड करता है 27 रुपीज़ के नीचे, तो आप एग्जिट कर देना। और जब भी आपको इसमें रिवर्सल देखने को मिले, और रिवर्सल जो देखने को मिलेगा फिर आपको 30 रुपीज़ के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो, 30 रुपीज़ के ऊपर बाइंग कर सकते हो, 32 और 34 इस लेवल तक आप बाय कर सकते हो, और ये आपको अच्छा लेवल रहेगा। फिर आपको जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता जाएगा। अभी आपका 27 स्टॉप लॉस है अगर 32 पे आपने बाई किया था, और अगर आप थोड़े ऊपर लेवल पे कर चुके हो तब भी आपका जो स्टॉप लॉस है वो तो आपका 27 ही रहेगा। लेकिन अगर आप अभी फ्रेश एंट्री की सोच रहे हो तो अभी आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, अच्छा टाइम नहीं है ये, बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं फ्रेश एंट्री के लिए। और अच्छे से अगर आपको मैं लेवल समझा दूँ तो समझिए, अगर आपने यहाँ कहीं बाय किया था 27 को ब्रेक कर चुका है, अगर 1-2 दिन अगर आपको और इंतज़ार करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे अगर ओपिनियन आप जानना चाहो तो यहाँ पे एग्जिट कर दो, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है। और जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रेटजी बेस्ट होती है। पहले मैंने आपको 29 का स्टॉप लॉस दिया था कि अगर आपने 32 रुपीज़ के लेवल पे बाइंग किए तो 29 रुपीज़ को अगर ये ब्रेक करता है एग्जिट कर देना, कोई यहाँ पे बुरी बात नहीं होगी। अगर आप एग्जिट कर दोगे तो एक छोटा सा आपने हिस्सा लिया है स्टॉप लॉस लगा के, एक छोटा सा आपने लॉस बुक किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने थोड़ा सा लॉस बुक नहीं कर पा रहे हो, अगर आप थोड़ा सा लॉस बुक नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत बड़े लॉस बुक करने के लिए तैयार हो गए हो।
एक बहुत अच्छी बुक में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन नॉट बुक अ लिटिल लॉस यू आर रेडी टू बुक मदर ऑफ लॉसेस। तो अगर आप छोटा सा लॉस यहाँ पे बुक नहीं कर सकते तो आप इतना बड़ा लॉस बुक करने के लिए तैयार हो गए हो। वही लोगों के साथ हो रहा है। 63 पे लोगों ने ख़रीदा और इन्होंने 50 रुपीज़ पे भी लॉस बुक नहीं किया, इन्होंने 55 रुपीज़ पे भी लॉस बुक नहीं किया, और अब क्या हो रहा है, ये 27 रुपीज़ के लेवल पे आ चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल इन्हें हो गया होगा कि हमने और पहले अगर एग्जिट कर दिया होता तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारी कंडीशन अच्छी होती। लोगों ने यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बाई किया, फिर आप देखोगे यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और कुछ ऑलमोस्ट इस लेवल पे मैंने आपको बताया था कि ठीक है इस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हो। तो अगर जिन्होंने किया बहुत अच्छा बात है, क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस आपको मैं बार बार बताता हूँ बहुत अच्छा काम करता है, आपके कैपिटल को ये बचाता है। फिर लोगों को मैंने फिर से बताया कि आप स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर से एग्जिट कर दीजिए। अब आपको 27 का ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है लेवल, तो आप एग्जिट कर सकते हो, कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप पहले ही एग्जिट कर चुके हो तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो लर्निंग में। क्योंकि पहले आप बिगिनर थे, अब धीरे धीरे आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो। क्योंकि जो हम खुद के प्लान जो बनाते हैं हमें एग्जीक्यूट करने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने खुद के प्लान बनाए हुए एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत देंगे आने वाले टाइम में। हो सकता है कि आपको प्राइस जो है रिवर्सल देखने को मिल जाए, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए कोई ना कोई लेवल पे हमें बाइंग करनी होती है, कोई ना कोई लेवल पे हमें सेलिंग करनी होती है। अगर आप सोचो कि मैं बिल्कुल नीचे खरीदूंगा बिल्कुल ऊपर बेचूंगा तो ये आप कभी नहीं कर पाओगे, इस जीवन में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप। इवन हमारे जो राकेश झुनझुनवाला जी भी है वो भी ये नहीं कर सकते, वॉरेन बफे जी भी नहीं कर सकते। कभी भी आप सबसे नीचे खरीद के सबसे टॉप पे बेच नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और बीच में ही कहीं आपको खरीदना होगा, बीच में ही कहीं बेचना होगा। सारे आपको मैंने लेवल्स बता दिए। अगर आप अभी फ्रेश एंट्री की सोच रहे हो तो नहीं करनी है, बहुत ही बुरा टाइम है ये फ्रेश एंट्री के लिए इस स्टॉक में। और अगर आपने 32, 34, 35 रुपीज़ के लेवल पे ख़रीद रखें तो 27 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे एक दो दिन ट्रेड करता है तब आप एग्जिट कर सकते हो, और अगर आप अभी जो स्टॉप लॉस है उसके हिट होने के बाद अगर आप एग्जिट कर चुके हो तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि आप एक स्टेप आगे निकल चुके हो। तो ये देखा हमने किस तरीके से हमें कंपनी देखने को मिलती है, स्टॉप लॉस क्या है, सारे लेवल्स हमने देखे। तो कोई भी कन्फ्यूजन अगर अब फिर भी आपको रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये रही सारी डिटेल मरीन इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में हैं मरीन इलेक्ट्रिकल्स में। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे बाइंग कर चुके हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको यूट्यूब पे जो वीडियो देखने को मिलती हैं वो आपको हमेशा अच्छी ही देखने को नहीं मिलती। आपको कंपनी को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, और मैं जिस तरीके से कंपनी एनालाइज करता हूँ, अगर आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। फीडबैक अगर आप दे पाओ तो अच्छा लगेगा मुझे। और ये रही सारी डिटेल मरीन इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। आप स्टॉक पे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये ब्रोकरेज हाउस आपको देखने को मिलता है। और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। उसके लिए आप स्टॉक मार्केट पैराडाइज को फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।